हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाय डीएस में। दोस्तों, अपना जो बैच चल रहा है बच्चों, वो रीट का बैच चल रहा है और रीट के बैच में अपन अपना जो इस सेशन में या इस क्लास में अपन जो बात करते हैं वो करते हैं अपन अपने साइकोलॉजी विषय से संबंधित, मनोविज्ञान विषय से संबंधित इस चर्चा इस सेशन में अपन करते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन के मनोविज्ञान की काफ़ी हद तक क्लासेज हो सकी है। आप अगर मेरे चैनल पर अभी जुड़े हैं या अभी आपने चैनल से कनेक्ट हुए हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो आप पीछे के जो भी वीडियो जितने भी क्लासेज आपको डाल दी गई हैं उन सबको बहुत ही ध्यान से, बड़ी तल्लीनता के साथ देखिए। उससे आपका जो भी कंसेप्ट है रीड से संबंधित वो क्लियर होगा। और अगर फिर भी आपको उससे संबंधित कोई डाउट वगैरह होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। आपके जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और आप हमारे इस चैनल के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना जो वक्त गवाए बिना अपन शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बच्चों जो अपन बात करने वाले हैं या जो बात कर रहे थे वो अपन कर रहे थे बच्चों मनोविज्ञान की। ठीक है, मनोविज्ञान के अंदर अपना जो टॉपिक चलने वाला था या जो अपना टॉपिक चल रहा था वो बच्चों आपके बुद्धि चल रहा था। और बुद्धि का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बुद्धि कितने प्रकार की बुद्धि एक मनुष्य में पाई जाती है और क्या क्या इसके बारे में परिभाषाएं, किस किस मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में परिभाषाएं दी है। इन सारे बिंदुओं की बच्चों अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी। और आज का जो अपना बिंदु जो रहने वाला है बच्चों वो ये रहेगा कि आज अपन पढ़ेंगे, अपन ने लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत बात की थी बुद्धि मापन के इतिहास की, अपन उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी को से आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का जो अपना हेडिंग, जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो आपके बुद्धि मापन का इतिहास रहेगा। बुद्धि मापन का इतिहास। ठीक है, अपन बुद्धि मापन के इतिहास की बात कर रहे थे और बुद्धि मापन के इतिहास में अपन ने काफ़ी बिंदुओं पर, काफ़ी चीज़ों पर अध्ययन कर लिया था। प्राचीन काल से ऐसी कोई अवधारणा, यानी प्राचीन काल से कई विचार चले आ रहे हैं कि बुद्धि, कुछ इंसान के अंदर बुद्धि होती है या कुछ अलग तरीके का एक कला होती है। तो वो सारी बातें बहुत प्राचीन समय से चली आ रही। लेकिन आपकी जब इसकी जो शुरुआत, जो उत्पत्ति मानी जाती है बच्चों, आपके 1890 से मानी जाती है। 1890 में एक आपके मनोवैज्ञानिक हैं आरबी केटल। आरबी केटल जो हैं, इन्होंने बच्चों सबसे पहले जो बुद्धि है इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। यही आपकी इस पर बात कर रहे थे आपके, एक तो आरबी केटल और इसी के साथ में आपके एक और थे अल्फ्रेड विने। तो मतलब सबसे पहले जो अवधारणा देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो बच्चों आपके अल्फ्रेड विने थे। अल्फ्रेड विने ने इसके बारे में विचार दिया और उसी समय आपके 1890 के लगभग ही एक और आपके मनोवैज्ञानिक थे आरबी केटल। वो भी इसी बुद्धि के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे और इनके द्वारा अलग अलग कार्य कर रहे थे। फिर अब इसके बाद इसका एक मित्र आता है आपके बीने और अल्फ्रेड बीने, और इसके साथ एक साइमन नामक एक मनोवैज्ञानिक और ऐड हो जाते हैं। एक साइमन नामक मनोवैज्ञानिक होते हैं और ये दोनों मिलकर बच्चों आपके 1904 में पहला जो बुद्धिमापन का जो विधि है या जो बुद्धिमापन का सिद्धांत है या बुद्धिमापन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और उस सिद्धांत का नाम था बीने साइमन। ठीक है, बीने साइमन परीक्षण। ठीक है, ये एक परीक्षण करते हैं दोनों मिलकर, बीने साइमन परीक्षण। और इसके बाद बच्चों मनोविज्ञान के अंदर आपके इसकी अवधारणा आती है बुद्धिमापन का, अवधारणा आती है। और बुद्धिमापन के लिए इसके अंदर इन्होंने 30 प्रश्नों की एक प्रश्नावली बच्चों को दी जाती है जिसमें बच्चे से संबंधित जानकारी होती थी। बच्चे, सभी बच्चों के लिए वो समान होती थी और उससे इसका परीक्षण किया जाता था। लेकिन बच्चों, ये जो परीक्षण है, जो पहला जो परीक्षण है वो बच्चों आपकी असफल रहता है। क्या रहता है बच्चों? असफल, यानी कि इसको सफलता नहीं मिल पाती। और उसके बाद आपके मनोवैज्ञानिक आपके जो बीने द्वारा होते हैं, वो बीने आते हैं, वो उन्होंने सबसे पहले 1908 में एक शब्द लेते हैं आपके मानसिक आयु। कौन लेते हैं? आपके बीने। बीने के द्वारा एक शब्द आता है आपके बुद्धि के अंदर, वो आता है बच्चों आपके मानसिक आयु। और मानसिक आयु शब्द देते हैं और मानसिक आयु से तात्पर्य होता है कि जब बालक, जो बालक उसकी जो वास्तविक आयु है उससे
अन्यत्र या उससे अधिक कोई भी कार्य करता है, यानी कि एक जो सामान्य बच्चा होता है उसकी आयु से या तो कम का या उसकी आयु के ज़्यादा के बच्चों के कार्य को वो बहुत आसानी से संपूर्ण कर लेता है, वही आपके बच्चों आपके मानसिक आयु होती है। तो इसके लिए एक सूत्र दिया जाता है, फिर वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। कैसे बच्चों, एक बच्चा अगर 10 साल का है और वो 12 साल के बच्चों का आपके 12 साल के बच्चों के सवाल या 12 साल के बच्चों से जो कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से कर रहा है, तो उससे अपन कह सकते हैं कि इसकी जो मानसिक आयु है वो क्या है, 12। यानी कि वास्तविकता में तो देखा जाए तो उसकी जो उम्र है बच्चों उस बच्चे की वो आपकी 10 है, लेकिन जब वो 12 वर्ष के बच्चों के कार्य को बहुत आसानी से कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाती है बच्चों, आपके 12 हो जाती है। ठीक है, और इस शब्द के, इस मानसिक आयु शब्द के आधार पर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं आपके स्टर्न। स्टर्न एक सूत्र देते हैं जिसे कह सकते हैं अपन मानसिक आयु बटावा वास्तविक आयु, ऐसे करके ये एक सूत्र देते हैं कौन, आपके मनोवैज्ञानिक आपके स्टर्न होते हैं। और ये जो सूत्र दिया जाता है वो कब दिया जाता है बच्चों, आपकी 1912 ईस्वी में एक सूत्र दिया जाता है मानसिक आयु बटावा वास्तविक आयु। ये सूत्र दिया जाता है, लेकिन ये सूत्र बच्चों अधूरा था। ठीक है, क्या था, अधूरा था। इससे बच्चों एकदम सही डाटा, सटीक डाटा नहीं मिल पाता। फिर उसके बाद ये आगे बात करते, फिर धीरे धीरे इस पे और प्रयोग होते हैं और सिद्धांत दिए जाते हैं, अनेक अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं। फिर आपके 1916 के अंदर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं बच्चों, आपके 1916 में जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो बच्चों आपके आते हैं टर्मन आते हैं। और टर्मन इस सूत्र को क्या करते हैं बच्चों, पूर्ण करते हैं। सूत्र को क्या करते हैं बच्चों, पूर्ण करते हैं। और जो ये सूत्र दिया गया है इसमें गुणा 100 और ऐड कर लेते हैं, जिससे अपन बच्चे की बुद्धि लब्धि को ज्ञात कर सकते हैं, बच्चे के मानसिक आयु के बारे में या मानसिक या बुद्धि की ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धि ज्ञात कर सकते हैं, इसे ही बच्चों बुद्धि लब्धि कहा गया। देखो बच्चों, जैसे आपके बात सामने मान लो किसी बच्चे की मानसिक आयु तो बच्चों मतलब बच्चे की वास्तविक आयु तो बच्चों आपकी 10 है और वो 12 वर्ष के बच्चों का कार्य कर रहा है, तो इसको जब सोल्व किया जाता है तो कितने आते हैं बच्चों आपके। ठीक है, ठीक है, ये सही तरीके से आ नहीं पाता, ये 6/5 करके ऐसे आंसर आता है, तो ये सफल नहीं हो पाता। तो फिर इसको 100 से जब गुणा कर दिया जाता है तो अपने पास एक आयु या एक बुद्धि लब्धि आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से 1916 में जो ये सूत्र है इसको पूर्ण किया जाता है और इस सूत्र को क्या कहा जाता है, बुद्धि लब्धि के आधार पर इसे बुद्धि लब्धि कहा जाता है। ठीक है, फिर बच्चों आपके टर्मन द्वारा एक सारणी दी जाती है कि बच्चों की बुद्धि लब्धि या किस तरीके के बालक इस समाज में है, कितने प्रतिशत बालक किस बुद्धि के हैं, और उनका जो आईक्यू लेवल यानी कि जिनका उनकी बुद्धि लब्धि क्या है, उन्होंने बुद्धि लब्धि के आधार पर एक बुद्धि लब्धि सारणी प्रस्तुत करते हैं। कौन बच्चों, आपके टर्मन। टर्मन क्या प्रस्तुत करते हैं, बुद्धि लब्धि सारणी। बुद्धि लब्धि सारणी प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों अब तक जो चीज अपन ने देखी वो ये देखी, अपन ने बुद्धि मापन के इतिहास के बारे में बात की। 1890 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। अल्फ्रेड बिने हैं जो बुद्धि के ऊपर कार्य करते हैं, और इन्हीं के साथ में एक और मनोवैज्ञानिक है आपके आरबी केटल, इसी समय ये भी बुद्धि के क्षेत्र में ही कार्य कर रहे थे। फिर अल्फ्रेड बिने के साथ 1904 में एक अल्फ्रेड बिने से एक और मनोवैज्ञानिक जुड़ते हैं, साइमन, और साइमन और अल्फ्रेड बिने मिलकर एक परीक्षण देते हैं 1904 में, जो कि बुद्धि लब्धि या बुद्धि का मापन का पहला परीक्षण होता है, जिसे कहा जाता है बिने साइमन परीक्षण। बिने साइमन परीक्षण के अंतर्गत बच्चों 30 प्रश्न दिए गए थे। शुरुआत में बच्चों 30 प्रश्न दिए गए थे बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के लिए या आपकी बुद्धि का मापन करने के लिए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। ये क्या रहता है बच्चों, आपके असफल रहता है। फिर आपके 1908 में आपके एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं, आपके बिने साइमन आते हैं, और बिने साइमन एक वास्तविक आयु या मानसिक आयु की एक अवधारणा देते हैं। किसकी अवधारणा देते हैं बच्चों, आपके मानसिक आयु की अवधारणा देते हैं। और वो अवधारणा देने के बाद 1908 में एक सूत्र दिया जाता है
बिने आपका मानसिक आयु शब्द का उपयोग करते हैं और इन्हीं के द्वारा उसके बाद आपके एक मनोवैज्ञानिक आते हैं स्टर्न। स्टर्न क्या करते हैं, एक सूत्र देते हैं 1912 में, क्या देते हैं, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, जो कि कब दिया गया था, आपके 1912 में दिया गया था। लेकिन ये सूत्र भी बच्चों अधूरा था, इससे मनुष्य के या बालक की बुद्धि लब्धि को ज्ञात कर पाना संभव नहीं था, या बुद्धि लब्धि का परीक्षण कर पाना संभव नहीं था। तो फिर इसी पे आगे कार्य होते हैं, आगे अनेक प्रयोग होते हैं, और उन प्रयोगों के आधार पर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, आपके टर्मन कब आते हैं, 1916 में आते हैं, और वो एक बुद्धि लब्धि सारणी प्रस्तुत करते हैं। यानी कि वो इस सूत्र को भी पूरा करते हैं, जिसे कौन से सूत्र को पूरा करते हैं बच्चों, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। बच्चों इसमें से आज तक के जो रीट के पेपर हुए हैं, उनमें से ये जो पेपर, ये जो शब्द है या ये जो सवाल है, इसमें से एक प्रश्न आपके जरूर पड़ा है कि बुद्धि लब्धि और इसका आपके बुद्धि लब्धि के आधार पर कि वांशिक आयु या बुद्धि लब्धि सारणी और बुद्धि लब्धि के सूत्र के आधार पर एक प्रश्न आपके हर रीट की परीक्षा में पड़ा है। लास्ट ईयर जो परीक्षाएं हुई उनमें जरूर नहीं पड़ा, लेकिन हर रीट में पड़ता है, और आगे भी आपके ये रीट में इस प्रश्न इस बिंदु से या इस सूत्र से प्रश्न पढ़ने की संभावना रहती है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों अपन बुद्धि लब्धि सारणी की। ठीक है, बुद्धि लब्धि सारणी, इसके आधार पर बच्चों व्यक्ति बालकों को अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित किया जाता है कि कौन से बच्चे में या कौन से बालक में क्या क्वालिटी है। ये देने वाले जो आपके मनोवैज्ञानिक थे वो आपके टर्मन थे। ठीक है, टर्मन महोदय एक बुद्धि लब्धि सारणी प्रस्तुत करते हैं और वो अलग अलग तरीके से समझाते हैं। उसमें अपन देखेंगे, अपन एक तरफ तो लिखते हैं आपके बुद्धि लब्धि कि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र तो आपको समझ आ ही गया। बुद्धि लब्धि कौन से वर्ग में इनको शामिल किया जाता है और कितने प्रतिशत व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने एक सारणी प्रस्तुत की। अब उस सारणी के बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों आपके 140 से अधिक। जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी बच्चों, उसे अपन कहा जाएगा प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, और ऐसे किस्म के बालक आपको 2% ही देखने को मिलते हैं। केवल 2% बालक होते हैं जो आपके प्रतिभाशाली होते हैं। फिर बात करते हैं इसके नीचे 120 से 139 वाक्य वाले, इन्हें कहते हैं बच्चों आपके प्रखर बुद्धि बालक। प्रखर बुद्धि, ठीक है, और इस प्रकार के बालक बच्चों आपके वर्तमान समय की दृष्टि से देखें तो लगभग 7% बालक हैं जो आपके प्रखर बुद्धि के हैं। फिर बात करते हैं बच्चों आपके 110 से 119 तक। 110 से 119, जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से 119 के बीच है, उसे कहते हैं बच्चों अपन तीव्र बुद्धि बालक। तीव्र बुद्धि, और इस किस्म के या इस तरीके के बालक लगभग आपके यहाँ बच्चों 16% देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन 119 से बाद बात करेंगे अपन बच्चों 90 से 109 तक। 90 से 109, 90 से 109 बुद्धि लब्धि के बालक होते हैं, उन्हें बच्चों अपन सामान्य बुद्धि बालक कह सकते हैं। यानी कि ऐसे बालक आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, सामान्य बुद्धि लब्धि या सामान्य बालक। ठीक है, सामान्य बालक, सामान्य बालक कैसे, मतलब ये जो कैटेगरी इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना गया, और इस बुद्धि लब्धि के बालक आपको बहुत ज्यादा मात्रा में आपको इस समाज में देखने को मिलते हैं। ये बच्चों आपके 50% लगभग होते हैं। यानी कि कम से कम पूरे बालकों में 50% बालक होते हैं जो आपके सामान्य बुद्धि के होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं बच्चों अपन 80 से 89% जिसका IQ लेवल है। इस श्रेणी के बालक बच्चों मंद बुद्धि आते हैं और इन्हें मंगोलिज्म कहा जाता है। मंद बुद्धि या इन्हें मंगोलिज्म बालक कहा जाता है। और ऐसे जो बालक बच्चों अपने को देखने को मिलते हैं, वो बच्चे अपने को 16% देखने को मिलते हैं। इन्हीं बालकों को बच्चों पिछड़े बालक कहते हैं।
आगे अपन पढ़ेंगे पिछड़े बालक कौन होते हैं। ठीक है, तो इसका मध्य मान लिया है, इसको क्या मानते हैं, मीडियम मध्यमान मान लेते हैं। माना है आपके टर्मन महोदय ने कहा है कि ये जो बालक हैं इस तरीके के बालक बिल्कुल मंद बुद्धि, ये सामान्य बालकों से कम, यानी इस प्रकार के बालक आपको ठीक तरीके से देखने को मिल जाते हैं। जो सबसे ज्यादा जो बालक आपको देखने को मिलते हैं बच्चों, वो आपकी सामान्य बुद्धि लब्धि के मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों आपकी 70 से 79% 9 तक जिसकी IQ लेवल होता है। 70 से 79 जो जिनका आपका IQ होता है उन्हें बच्चों कहते हैं निर्बल बालक या निर्बल बुद्धि बालक। आगे अपन इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके के बालकों को क्या कहा जाता है। निर्बल बुद्धि के बालक होते हैं और ये लगभग बच्चों आपके 7% देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं अपन 50 से 59, फिर अपन बात करेंगे 50 से 59 के बाद बात करेंगे अपन 25 से 59। एक मिनट बच्चों, 25 से 59 नहीं, ये 69 है। 25 से 69, ये इधर 25 से आपके 59 से 25% बालक। 69 के बाद बच्चों आपके आते हैं 25 से 49 बालक। 25 से 49% तक के बुद्धि लब्धि के बालक। ठीक है, पच्चीस से आपको 69 तक के बालक आपको देखने को, सॉरी 25 से 49 तक के बालक। ठीक है, 50 तो इसमें आ ही गया ना बच्चों, 25 से 49 तक के बालक। और अंतिम जो बच्चे बचते हैं वो बच्चों आपको 25 से कम। ठीक है, तो जो इस तरीके के जो बालक हैं आपको जो देखने को मिलेंगे, आपको निर्बल बुद्धि के जो बालक है वो 7% देखने को मिलते हैं। और जबकि बाकी जो अन्य कैटेगरीज हैं जिसमें आपके निर्बल बुद्धि के बाद आता है आपके मूर्ख बालक, जिन्हें कह सकते हैं मूर्ख बालक। ठीक है, एक आता है आपका मूर्ख बालक, उसके बाद आते हैं आपके महामूर्ख, और जिनकी 25 से कम होती है वो होते हैं आपके जड़ बुद्धि बालक। और ये तीनों मिलाकर बच्चों आपका 2% बालक आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपके सारणी जो प्रस्तुत की वो बच्चों आपके टर्मन महोदय ने प्रस्तुत की, और टर्मन महोदय ने ये सारणी प्रस्तुत करते हुए कहा है कि बुद्धि लब्धि सारणी प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वो बच्चों बालक होते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं। और प्रतिभाशाली बालक हमें पूरे बालकों में केवल 2% बालक ऐसे हैं जो अपने को टॉप 2% बालक ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। फिर बात करते हैं 120 से 139 तक। 120 से 39 तक के बालकों को कहा जाता है प्रखर बुद्धि बालक। और प्रखर बुद्धि बालकों की जो संख्या देखने को मिलती है बच्चों आपको 7% आपको देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं 110 से 149% बुद्धि लब्धि, 110 से 149 119 बुद्धि लब्धि के बालक होते हैं जिन्हें अपन तीव्र बुद्धि बालक कह सकते हैं। और ऐसे बालक आपको 16% आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो 90 से 109% के जो बालक IQ जिनका 90 से 109% है उन्हें बच्चों अपन कह सकते हैं सामान्य बुद्धि बालक। और ऐसे बालक अपने को आधे बालक यानी 50% बालक ऐसे आपको मिल जाते हैं। फिर बाद में आपके आते हैं 80 से 89% जिसे बालकों को अपन कह सकते हैं मंद बुद्धि बालक या मंगोलिज्म बालक। और ये कितने प्रतिशत होते हैं, 16%। और इस समाज में 16% बालक ऐसे हैं जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी बात बुद्धि लब्धि बहुत ही कम है। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों आपका 70 से 79 में आपको देखने को मिलते हैं निर्बल बुद्धि बालक जिनकी बुद्धि बहुत कमजोर होती है। ऐसे बालक आपको 7% देखने को मिलेंगे। और बाकी फिर अगली जो कैटेगरी है 50 से 69, 25 से 49 और 25 से कम, ये 3 प्रकार के बालक है। जैसे 50 से 69 वालों को मूर्ख बालक बोला गया है बस, पर 50 से 69 वालों बालकों को तो मूर्ख बालक बोला गया है। और 25 से 49 वालों को महामूर्ख बोला गया है। और 25 से कम जिनके IQ लेवल है वो बच्चों जड़ बुद्धि बालक होते हैं। और ऐसे बालक अपने को 2% देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपके टर्मन ने एक सारणी प्रस्तुत की है। अब इसी सारणी में से अन्य कई मनोवैज्ञानिकों ने इसमें अलग अलग चीजें ऐड की हैं। और आपके जो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक है करो कहते हैं कि जिन बालकों की बुद्धि 130 से बुद्धि लब्धि 130 से अधिक है वही बालक क्या होते हैं, आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं।
ये कौन मानता है? आपके क्रो एवं क्रो क्या मानते हैं? 130 से अधिक आईक्यू, बुद्धि लब्धि, ठीक है। 130 से या इससे अधिक जो बालक बुद्धि लब्धि है, जिन बालकों की, वो बालक बच्चों इन्होंने इनके द्वारा कहा गया कि प्रतिभाशाली बालक हैं। जबकि टर्मन किस बालक को प्रतिभाशाली मान रहे? जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक हो। और आपके करो एवं करो ने कहा कि जो जिनकी बुद्धि लब्धि 70% से कम है, वही बच्चों आपके मंद बुद्धि बालक हैं, मंद बुद्धि बालक हैं। जबकि आपके मनोवैज्ञानिक आपके जो टर्मन है, जिन्होंने सारणी प्रस्तुत की, वो किस बालक को मानते हैं? 80 से 89, जिनकी आईक्यू 80 से 89 है, उन्हें वो क्या मानते हैं बच्चों? आपके मंद बुद्धि बालक मानते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से बच्चों अपन ने बात की बुद्धि मापन के इतिहास की। अब बच्चों अपन बात करेंगे इस सेशन में अपने इसके सिद्धांतों की बात करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपके। अब जो अपना हेडिंग रहने वाला है, वो रहने वाला है बुद्धि मापन के सिद्धांत। ठीक है, अब अपन जो चर्चा करेंगे वो अपन करेंगे बुद्धि मापन के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, किस तरीके से दिया गया, इन सारी चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है। इसके बाद, इससे पहले आपके लिए एक बहुत ही शानदार सी मोटिवेशन लाइन है। वो क्या है बच्चों, देखते हैं। ठीक है, जो बच्चे अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के साथ कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइन है कि बात बात पर मजाक मत उड़ाया कर ए जिंदगी, बात बात पर मजाक मत उड़ाया कर ए जिंदगी, अनपढ़ नहीं हूं, अनपढ़ नहीं हूं, बस फर्क इतना है कि हमने किताबों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी उठा रखी है। यानी कि ये लाइन उन बच्चों के लिए है जो अपनी तैयारी के साथ साथ कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं। तो उनके लिए है ये शायरी की क्या, कि बात बात पर मजाक मत उड़ाया कर ए जिंदगी, बात बात पर मजाक मत उड़ाया कर ए जिंदगी, अनपढ़ नहीं हूं मैं, अनपढ़ नहीं हूं मैं, बस फर्क इतना है कि हमने किताबों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी उठा रखी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने इस टॉपिक को बढ़ाते हुए, आगे सेशन बढ़ाते हुए करते हैं बात आपके बुद्धि के सिद्धांतों की। बुद्धि का जो सबसे पहला सिद्धांत है बच्चों, वो है आपका एक खंडात्मक बुद्धि मापन सिद्धांत। एक खंडात्मक बुद्धि मापन सिद्धांत, सबसे पहला जो सिद्धांत है एक खंडात्मक बुद्धि सिद्धांत, या इसे ही अपन कह सकते हैं एक तत्व, इसे ही अपन कह सकते हैं एक कारक। देखिए, बुद्धि का एक ही कारक बताया गया। देने वाले कौन है आपके? देने वाले आपके दिया कब गया है? 1911 में दिया गया है। और देने वाले कौन है आपके? टर्मन। ठीक है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक इसमें टर्मन, बिने और स्टर्न, टर्मन, बिने और स्टर्न, ये तीन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये सिद्धांत दिया है। और ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए इन्होंने कहा है कि हमारी बुद्धि के अंदर सिर्फ एक ही कारक होता है जो सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। हम जितने भी कार्य करते हैं, वो सारे प्रत्येक कार्य करते समय सही यही कारक इसके लिए उपयोगी रहता है। ठीक है, ठीक है, कि इन्होंने कहा है कि हमारी बुद्धि के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा कारक है जो हमें हर कार्य के लिए मोटिवेट करता है, हर कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। जो भी अपन कार्य कर रहे हैं वो उस एक कारक की वजह से कर रहे हैं, इसलिए इसे एक खंडात्मक एक कारक या एक तत्व सिद्धांत कहते हैं। एक आपके मनोवैज्ञानिक हैं जॉनसन,
जॉनसन क्या कहते हैं? जॉनसन बच्चों इस सिद्धांत को कहते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको? निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि इन्होंने कहा कि सिर्फ एक कारक है या एक खंड है या एक तत्व है, तो मतलब अगर अकेला इंसान होता है उस पर ना तो किसी का नियंत्रण होता है ना किसी और का उस पर नियंत्रण होता है, वो सिर्फ आपका अकेला ही होता है। ठीक है, ठीक है। इससे संबंधित एक बात है कि इस सिद्धांत को मानने की बात जब आती है तो अपन देखते हैं कि अगर एक ही कारक जिम्मेदार होता है तो एक बालक जो है वो इतिहास में तो कमजोर है जबकि गणित में होशियार है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक ही कारक है तो वो तो या तो दोनों में कमजोर होगा या दोनों में ही होशियार होगा। ठीक है, क्योंकि हम किसी एक कार्य में तो बहुत अच्छे होते हैं और एक दूसरा कार्य अपन कर नहीं पाते। तो इनका मानना है कि ये सिद्धांत निरंकुशवादी है और इस सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि इस सिद्धांत का एक ही कारक होता है जो आपके जिम्मेदार होता है। किसी कार्य को करने के लिए जिम्मेदार भी वही होता है, हर कार्य के लिए करना ही जिम्मेदार होता है। लेकिन इस सिद्धांत का खंडन करने के लिए अपन एक चीज देखते हैं कि अगर एक ही कारक होता, क्या है कारक? क्या है? एक कारक है तो गणित में होशियार बालक इतिहास में कमजोर कैसे है? क्योंकि अगर एक कारक है तो दोनों ही कारक वो कारक सेम तरीके से ही कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे द्विखंडात्मक सिद्धांत, या जिसे कह सकते हैं अपन द्विखंडात्मक सिद्धांत, या जिसे अपन जीएस कारक सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि बुद्धि के कितने खंड बताए गए हैं? बुद्धि के 2 खंड बताए गए हैं। और ये जो सिद्धांत देने वाले जो आपके मनोवैज्ञानिक है वो आपके स्पीयरमैन है, जो कि कहाँ के निवासी हैं? लंदन के निवासी। और इन्होंने 1904 में ये सिद्धांत दिया और ये सिद्धांत देते हुए इन्होंने बुद्धि के 2 कारक बताए हैं, एक आपका जी कारक, एक आपका एस कारक। जी कारक का मतलब होता है सामान्य कारक, एस कारक का मतलब होता है स्पेशल कारक। ठीक है, यानी कि इनका मानना होता है कि जो एक जो जी कारक है उसके चारों तरफ अन्य जो एस कारक हैं वो इसके चारों तरफ रहते हैं। तो जिस प्रकार से एक राजा के चारों तरफ उसकी क्या होती है? प्रजा होती है। उसी तरह से ये जो सिद्धांत है इसमें एक जनरल कारक होता है और एक फैक्टर होता है जो आपका स्पेशल फैक्टर होता है। तो जो जनरल कारक जो होता है, सामान्य कारक जो होता है, वो सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है। लेकिन जो स्पेशल फैक्टर या स्पेशल जो कारक होता है वो हर बालक में अलग अलग तरीके से पाया जाता है, या इसे अपन वातावरण जनित भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी के मनोविज्ञान इन आपके जो एक मनोवैज्ञानिक जिनकी बात अपन ने की, जॉनसन यह कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये बच्चों राजतंत्रात्मक सिद्धांत है। और कुछ वर्षों तक स्पीयरमैन ने खुद ने ही इस पर अलग अलग प्रयास किया और अलग अलग प्रयास करते हुए इसको सिद्धांत में तीसरा खंड और ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर नए बिंदु नए टॉपिक के साथ अपन फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे, राम राम।